औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अमीन। ये चैप्टर 11 से हमारा चौथा लेक्चर है, बायोलॉजी 10th क्लास। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और नेफ्रॉन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में हम मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये होम्योस्टैसिस में, जो कि हमने ह्यूमन में होम्योस्टैसिस को पढ़ना है। अब ह्यूमन में होम्योस्टैसिस को पढ़ने के लिए जो सबसे पहली बात तो आपको जानना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें हाईली डेवलप्ड सिस्टम जो है वो होम्योस्टैसिस का है। और इसमें जो मेन ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसमें लंग्स, स्किन, किडनी, और ये इन तीन का जिक्र है। हम इन तीनों के बारे में जो है वो जानेंगे जो होम्योस्टैसिस करते हैं। और होम्योस्टैसिस ये है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को उन्होंने उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, स्टेबल रखना है, और बैलेंस में रखेंगे तो हमारी जो जिस्मानी रिक्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करते हैं। अब ये देखिए, स्किन जो है वो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो ये तो आम बात है ना, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, उसको बाकायदा करती है, यानी उसका टेम्परेचर जो है हमारे जिस्म का बढ़ने नहीं पाता, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है बाज़ों का, तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ने नहीं पाता। तो ये इसकी दो लेयर है, दो तह हैं। एक इसकी है एपिडर्मस। एपिडर्मस जो है ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, और याद रखें इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं सिवाय इसके, आप ये कह सकते हैं कि ये ब्लड वेसल तक भी नहीं है इसमें, विदाउट ब्लड फ्लैश ये होती है, ये एपिडर्मस है। और एपिडर्मस के नीचे ये दूसरी तह है जिसे हम डर्मस कहते हैं, और ये डर्मस, इसके अंदर ब्लड वेसल है और इसी में पैवस्ता हेयर्स होते हैं, और फिर सेंसरी नर्व्स भी यहीं तक आती हैं, डर्मस तक आती हैं, और इसी के अंदर फैट सेल होते हैं, और दूसरे लफ्जों में एडिपोज टिश्यूज हैं। स्वेट ग्लैंड भी यहाँ पे है और ऑयल ग्लैंड्स जो हैं ये भी मौजूद हैं। तो आपने डर्मस में इन चीज़ों की लिस्ट बयान कर देनी है, तो ये स्किन के बारे में उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने आ जाता है। अब देखिए, एक थोड़ा सा रेगुलेशन भी पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर को कैसे ये मेंटेन करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फैट सेल होते हैं, ये बॉडी को इंसुलेट करती है। अब इंसुलेट करना, इसका ये मतलब होता है कि ये जो फैट होते हैं, ये लिपिड जो होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी ये इलेक्ट्रिसिटी के भी नॉन कंडक्टर है, और इनमें से ये अब इसलिए ये इंसुलेट करते हैं बॉडी को, जिस्म से बाहर टेम्परेचर को लॉस भी नहीं होने देते और बाहर के टेम्परेचर को इनर बॉडी पर इफेक्ट भी नहीं होने देते। अब दूसरी बात जो है वो ये है जी, स्मॉल मसल्स ये अटैच टू हेयर होते हैं। जो हमारे हेयर है इनके साथ कुछ मसल होते हैं, छोटे छोटे मसल होते हैं, उनकी कंट्रैक्शन हो जाती है। उनकी कंट्रैक्शन होने की वजह से ये बाल जो हैं गूज बम्प करते हैं। गूज बम्प एक इसलिए, वैसे तो आपकी किताब में सिर्फ लिखा है कि गूज बम्प क्या है, तो उसकी यही डेफिनेशन है कि मसल कंट्रैक्ट करते हैं और गूज बम्प हो जाते हैं, यानी उसमें फूल ये होता है कि वो खड़े हो जाते हैं और उभर जाते हैं। उभरने के बाद अब ये है कि ये इसके अंदर
हवा जो है वो ठहर जाती है। जब हवा ठहर जाती है तो हम ये कहते हैं इंसुलेशन, ब्लैंकेट एक बन जाता है वार्म एयर का हमारे ऊपर जो है। एक तो ये टेम्परेचर कंट्रोल में, एक और स्वेट ग्लैंड है, प्रोड्यूस द स्वेट, ये पसीना प्रोड्यूस होता है थ्रू एवेपोरेशन, प्रोवाइड द कूलिंग। एक तो ये है कि टेम्परेचर को सही करते हैं, लेकिन ये स्वेट ग्लैंड जो है अब एक और काम भी करते हैं। इनका ये होता है कि स्वेट मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ये इसमें मौजूद होते हैं, ये भी रिमूव हो जाते हैं। यानी इसमें एक्सेस वाटर भी जो था वो रिमूव हो गया, साल्ट चले गए, यूरिया भी और यूरिक एसिड, ये तमाम जो है रिमूव होते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारी जल्द जो है वो किस तरीके से फायदेमंद है। लेकिन बेसिकली आपको पहले मैंने जो पहली बात लिखी थी ना कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट, तो ये सारे रेगुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके फैट बॉडी भी कर रही हैं, और फिर जो स्मॉल मसल्स अटैच टू द हेयर हैं वो भी कर रहे हैं, फिर आपके स्वेट ग्लैंड कर रहे हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। और लेकिन स्वेट ग्लैंड जो है वो एक और काम भी करते हैं जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनको भी रिमूव कर देते हैं। अब हम आते हैं लंग्स की जानिब। देखिए, पहले चैप्टर में आप लंग्स के बारे में तफसीलन पढ़ चुके हैं, और ये भी आपको मालूम है कि ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन होती है। जब सेलुलर रिस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको बाहर निकलना चाहिए। होमोस्टैसिस में अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी सूरत में भी जिस्म के अंदर नहीं रहनी चाहिए, और ये भी आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का एक पूरा सिस्टम जो है ये मौजूद है। और जब ये इसकी मिकदार खून के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो फौरी तौर पर जो है ये दिमाग को जो है ये वहाँ पे स्टिमुलेट किया जाता है, और इसको निकालने के लिए डायाफ्राम और रिब मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये फिर इसको बार बार बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन ये जो निकालने के लिए आप डिफ्यूजिस इन द टिश्यू फ्लूइड, अब ये निकलने का तरीकेकार यहाँ पे लिखा हुआ, जो आपकी बुक में यहाँ लिखा है ना वो इस तरीके से है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, डिफ्यूजिस इन टिश्यू फ्लूइड। तो पहली बात तो ये है कि टिश्यू फ्लूइड के कहाँ, ये आपके जो सेल्स हैं उनका ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो टिश्यू है, और उनके गिर्द जो है ये फ्लूइड पहले तो उनमें डिफ्यूज होगी जो कि सेल के अंदर से निकलने के बाद इस फ्लूइड में आती है, टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से एंटर होती है ब्लड में, ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ लगती है। तो ब्लड कैरीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू द लंग्स, लंग्स की जानब ले जाता है। तो लंग्स रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और ये हवा में इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस आपने थोड़ा सा जनरली आपने ये बात करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से निकालते हैं। अब ये भी हो सकता है कि लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर को भी निकाल देते हैं। लेकिन अब हम यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जानिब आते हैं जी। ये तीसरा है जो होमोस्टैसिस ह्यूमन में, इसमें फॉर्म, पहली बात तो ये एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम, ये लफ्ज सिस्टम जो है यूरिन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस सिस्टम का नाम यूरिनरी सिस्टम है। ये लिखे हैं इसके पार्ट को आप पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर में आपके यूरिनरी सिस्टम के पार्ट लिखते हैं, आप पेयर ऑफ किडनी लिखेंगे, पेयर ऑफ यूरिटर लिखेंगे, एक यूरिनरी ब्लैडर लिखेंगे, और फिर यूरिथ्रा लिखेंगे। तो ये 4 आपने नाम दे देंगे तो ये इनसे बन रहा है, यूरिनरी सिस्टम बन रहा है। अब उसके बाद हम किडनी जो है, ये आपके सामने किडनी है, तो किडनी में हम इनके स्ट्रक्चर को,
देखिए मैंने एक एक बात अलग-अलग कर दी है। इसका स्ट्रक्चर लिखते वक्त आप शेप भी लिखते हैं, कलर लिखते हैं, साइज लिखते हैं, वेट लिखते हैं, प्लेस्ड एट और कहाँ में मौजूद है, प्रोटेक्टेड। अब आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं, अभी आप इनके किस जगह मौजूद है, कहाँ है, स्ट्रक्चर तो अभी नहीं पढ़ा ना आपने, ये इसके अंदर तो स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए जी, शेप इसकी बीन लाइक होती है, किडनी है किस तरह की, और दूसरा इसका रंग क्या है, डार्क रेड है। फिर इसका साइज क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 4 सेंटीमीटर थिक होती है। और फिर इसका वेट क्या है, 120 ग्राम है, जबकि उर्दू की बुक में 127 लिखा हुआ ग्राम। अब प्लेस्ड एट, अब ये किस जगह पे मौजूद होती है, अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो जो एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल होती है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे। एक और बात आपने, तो लास्ट 2 रिब इसको प्रोटेक्ट करती है, और 1 ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और ये दोनों जो पड़े होते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों जानब जो हैं ये मौजूद होते हैं जी। एक तरफ होता है, दूसरा दूसरी तरफ, प्रोटेक्टेड बाई द लास्ट 2 रिब्स जो है वो उसको। अब हम पोजीशन को देखते हैं, तो लेफ्ट इज हायर देन द राइट। अब ये एक बात तो ये है कि लेफ्ट जो है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है राइट से, और कनकेव साइड्स ऑफ द किडनी जो होती हैं फेसिस टू वर्टिब्रल कॉलम की जानब इनका। अब ये देखिए, जो कनकेव सतह है वो ये है जी, ये इसकी कनकेव सतह ऐसे है। आप इस का अंदाजा लगा सकते हैं कि दैट इज फेसिस टूवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम। दोनों पेयर की जो है पोजीशन इस तरह पोजीशन है। तो अब आइए, अब स्ट्रक्चर की जानब अब आते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर एक हाइलस होता है, रेनल कॉर्टेक्स है, रेनल मेड्यूला है, फिर रेनल पेल्वस है। अब यहां पर सबसे पहले तो हाइलस, तो हाइलस ये पॉइंट है जी, ये हमारा जो कनकेव, ये हाइलस है। इट्स ए डिप्रेशन, कनकेव सतह जो कि वर्टिब्रल कॉलम की जानब फेस की ये होती है, और ये डिप्रेशन सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया होता है। यूरिटर लीव्स द किडनी, और यहां से ये यूरिटर है, और ये यूरिटर जो है वो बाहर की जानब आता है। याद रखें, यूरिटर से जो रीन जो है ये यूरिटर में बाहर आता है, और ये कहां से आता है, आगे ये रेनल पेल्वस है, उससे ये निकलकर यूरिटर। तो इसलिए लिखा हुआ जो है ये लफ्ज लीव लिखा हुआ, यूरिटर लीव द किडनी, किडनी से बाहर आता। लेकिन अब जरा नीचे गौर कीजिएगा, एंटर एंड लीव, ये 2 लफ्ज लिखे हैं मैंने। एंटर भी होते हैं और बाहर भी निकलना किडनी से, किसको, ब्लड वेसल। अब देखिए, ये ब्लड वेसल एंटर हो रही है और ये बाहर आ रही है। और लिम्फेटिक वेसल जो है वो भी है, वो भी इनसाइड जाती है और बाहर आ जाती है। नर्व जो है वो भी अंदर जाती है और बाहर आ जाती है। अब देखिए, ये जो एंटर एंड लीव है, ये आप ब्लड वेसल को, लिम्फेटिक वेसल और नर्व जो हैं ये एंटर भी होती हैं और फिर ये बाहर भी आती है। लेकिन यूरिटर जो है ये सिर्फ किडनी से बाहर आता है। तो ये एक तज्जियाती बात जो है वो आप इस पर गौर करें। अब रेनल कॉर्टेक्स पे आते हैं। रेनल कॉर्टेक्स ये रेड डार्क कलर का होता। तो देखिए, ये रेनल कॉर्टेक्स है आपका। यहां पे आप ये जो हिस्सा है कट होता है, ये देखिए, यहां से इस हिस्से को आप, ये रेनल कॉर्टेक्स है, और ये रेड डार्क कलर का होता। ये बाहर वाला ना समझिएगा, ये जो कट या ट्रांसवर्स सेक्शन है ये इसका किडनी का, और इस तरीके से रेनल मेड्यूला,
अब ये इनर पार्ट है, देखिए रेनल मेड्यूला आपका ये सारा हिस्सा है, ये रेनल मेड्यूला। अब अगर इनसाइड ये रेनल मेड्यूला, लेकिन अब जरा एक और बात, पेल रेड कलर का रेनल मेड्यूला और रेनल पैरामिड जो है वो कोन शेप के, ये रेनल मेड्यूला में ही है, इसके अंदर मौजूद हैं, ये है जी पैरामिड्स। और रेनल पैरामिड्स यानी कोन शेप जो है ये शक्ल मौजूद है। अब हम आपको मालूम होना जी, ये पैरामिड्स जो हैं इनके अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। रेनल पेल्वस, अब रेनल पेल्वस ये है कि जिधर इनके जो रेनल पैरामिड के मुंह है ना, तो ये एरिया जो है, ये तमाम एरिया जो है वो रेनल पेल्वस है। तो ये बेस ऑफ यूरेटर है। अब ये यूरेटर जहां से निकल रहा है ना, तो वहां से इस के लिहाज से रेनल ये जो बेस ऑफ यूरेटर है और ये फनल शेप बना हुआ, ये कैविटी होती है, ये वाकई फनल टाइप जो है ये बन जाती है, इस तरीके से फनल बन जाती है और ये फिर यूरेटर बाहर आ जाता। तो ये इस रेनल पेल्वस की बात जो है, तो स्ट्रक्चर में आपने एक एक दो दो बातें जो लिखी गई हैं इन पर गौर कर लीजिए, और इसके अलावा आपकी बुक में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। अब आप के पास आते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो देखिए ये नेफ्रॉन आपको बताया कि रेनल पैरामिड जो हैं उनके अंदर नेफ्रॉन होती है, और ये हर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती हैं वो 1 मिलियन से भी ज्यादा होती हैं एक किडनी के अंदर, इतनी नेफ्रॉन है। अब उसमें फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो नेफ्रॉन को कहा जाता है जी। अगर आपसे ये पूछा जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो आप फौरन जवाब देंगे नेफ्रॉन है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या है, इसके पार्ट हम 3 लेते हैं, रेनल कार्पस, रेनल टैब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 3 पार्ट जो हैं वो आते हैं। देखिए जी, ये है रेनल कार्पस, ये है रेनल टैब्यूल, यहां से ये शुरू हो रही है और ये, और इसके बाद ये यहां से यहां तक आती है। तो उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम इनके आगे, रेनल कार्पसल के 2 हिस्से होते हैं, बोमिन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है। तो देखिए ये जो ये स्याह रंग का ये दरमियान में आपको ये नजर आ रहा है, ये इनक्लोज किए हुए है ब्लड कैपिलरी को, खून को। तो ये बोमिन कैप्सूल है और इसकी अटैचमेंट जो है बोमिन कैप्सूल की वो रेनल टैब्यूल से है, और इस बोमिन कैप्सूल से, बोमेन कैप्सूल से के अंदर जो है ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस दरअसल ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और यहां से ये ये एंटर होती है ब्लड और फिर ये बाहर जाती है। अब यहां से बाहर जाने के बाद जब हम ये जो जाएगी ना, इसने आगे फिर दोबारा जो है ये तमाम को लपेटने, रेनल ट्यूब्यूल्स को लपेट लेगी और फिर ब्लड कैपिलरी, और फिर उसके बाद ये यहाँ से ये आर्टरियोल बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ आप देखिए रेनल ट्यूब्यूल्स, इसमें एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल हिस्सा है जी इसका, और उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले यहां से शुरू होता है, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग साइड है, और फिर उसके बाद तीसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का हिस्सा है।
तो ये तमाम आपने नेफ्रॉन, और ये याद रखें कि यहाँ इसका डायग्राम जो है वो आपके कोर्स में मौजूद है, इसका डायग्राम जरूर बनाएं। और ये तीनों पार्ट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ एनले, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट है, फॉर्म कैपिलरी डक्ट। अब पहले जो बनती है ना कलेक्टिंग डक्ट बनने से पहले, अब देखिए ये कलेक्टिंग डक्ट जब बनती है तो ये आगे फिर एक और डक्ट बनाती हैं, इस डक्ट का नाम होता है पैपिलरी डक्ट, और विच ड्रेन द यूरिन इनटू द पेल्वस, और ये पेल्वस के अंदर जो है वो डाल देती है। अब ये इसके बाद आपने ये देखना है कि ये इसका पेल्वस हिस्सा है, इस हिस्से में यूरिन को डाल दिया जाता है। तो अब इसी नेफ्रॉन के बारे में इसका फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है जी? पहले ये 3 स्टेप दिए गए, द प्रेशर फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन है। तो अब ये पहले तो हम प्रेशर फिल्ट्रेशन पढ़ लें। देखिए जी, रेनल आर्टरी, पहले हमने ये रेनल आर्टरी जो है, ये देखें, ये रेनल आर्टरी एक कहां से है, बनाती है ये आर्टरियोल। आर्टरियोल जो है ये अब आगे गोज टू ग्लोमेरुलस। बेटा ये जो है ना, ये आर्टरियोल है और ये एंटर हुई है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में जाकर ये कैपिलरी में बदल गई है। अब वहां पे क्या होता है कि प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, वो तो पीछे उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो वहां से ब्लड कैपिलरी से वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ये फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस और उससे बाहर निकल जाता है। फिर ये कैपिलरीज इन द बोमेन कैप्सूल्स, अब ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकलकर बोमिन कैप्सूल के अंदर दाखिल हो जाता है, और इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये है प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये एक काम हो गया। अब सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन होती है। तो देखिए सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, अब जरा गौर से, एक तो ये आर्टरियोल अंदर गई है, कैपिलरी में बदल गई, फिर वही कैपिलरीज निकल कर यहां पर ये वही आर्टरियोल बाहर निकली है, बाहर निकलकर उसने ये तमाम को अपनी लपेट में ले लेना, और ये कैपिलरीज बन जाएगी, कैपिलरी में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। ये है जी, जिसे मैंने दी, जो बाहर निकली है, ये एंटर हुई है, ये बाहर निकली है, और इसने तमाम को लपेट में ले लेना है। किसको? रेनल ट्यूब्यूल्स को। अब रेनल ट्यूब्यूल जो है, इनमें से सराउंडिंग बाय ब्लड कैपिलरीज, और इनके ब्लड कैपिलरीज इसके गिर्द है। 99% रीअब्जॉर्प्शन जो है ये डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। तो ये सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन कैसे कैसे है, देखिए जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। यहां से ये होता है कि वाटर ऑस्मोसिस के जरिए एंड ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस हिस्से से जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको अलहदा ज़हन में रखें। कौन कौन सी चीजें जो है वो रीअब्जॉर्ब हुई हैं, वो उसमें पानी है, ग्लूकोज है। नाउ द नेक्स्ट, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले। तो याद रखें ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले है, और इसका काम क्या है, ये डिसेंडिंग लूप, ये पानी को अब्जॉर्ब, सिर्फ पानी को,
फिर अब्जॉर्ब कर लेती है। यहां से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग में साल्ट जो है ये अब्जॉर्ब होते हैं, ये ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं। यहां से अब हर एक का अपना अपना अलग अलग। तो यहां पे है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल्स, इसमें अब जाते हैं तो पानी दोबारा से ले लिया जाता है। तो ये तमाम अब हर एक का काम अलग अलग जो है रीअब्जॉर्प्शन का, इसे आपने अब उसके बाद क्या होता है कि ट्यूबुलर सक्रीशन। जो ट्यूबुलर सक्रीशन है, अब हम यहां पे आ गए इस ट्यूबुलर। तो ये इसमें डिफरेंट आयन भी होते हैं, क्रिएटिनिन भी होता है, यूरिया होता है और वाटर होता है, और भी चीज़ें जो भी फालतू वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वो सारे मौजूद होते हैं। ये है जी यूरिन। यूरिन किसको कहते हैं? जब आप इससे ये पूछा व्हाट इज यूरिन, तो आप ये बताएंगे, इन चीज़ों के नाम बता दें, ये होती हैं जी यूरिन, इनसे मिलकर यूरिन बनता है। यानी यूरिया तो अलग है ना, यूरिया, वाटर, कैरेटिन और डिफरेंट ऑयल्स जो है वो मौजूद होंगे। मूव्स टू कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट टू द पेल्विस, अब ये कलेक्टिंग डक्ट है और ये पेल्विस की जानब चले जाएंगे। याद रखें ये सारे प्रोसेस का मतलब क्या निकलता है, ये निचोड़ की बात है। क्या किया उसने, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम ने, नेफ्रॉन ने क्या किया? उसने ये किया है जी, पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन, इसको मेंटेन किया है। कितने पर? 7.35 टू 7.45, यानी अल्कलाइन, आपके ब्लड को अल्कलाइन कर दिया गया। तो यहां पे आप फौरी तौर पर ये बात देख सकते हैं कि देखिए जी नेफ्रॉन का काम जो है, ये उनका फंक्शन जो है वो किस तरीके से आपके सामने है। तो अब ऑस्मो रेगुलेशन, अब एक और फंक्शन ऑफ द किडनी, ऑस्मो रेगुलेशन। आपने देखा कि पानी रीअब्जॉर्ब भी होता। अब रेगुलेशन ऑफ वाटर है, जहां पे उसने पीएच वैल्यू को रेगुलेट किया, वहां पे रेगुलेशन ऑफ वाटर है और साल्ट है, कंसंट्रेशन इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। तो यहां बॉडी फ्लूइड जो है, इसमें टिश्यू फ्लूइड भी आता है और ब्लड भी आता है, याद रखिए। अब किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन जो होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंतहाई बात। अब ये एक बात, दो बातें ये आप जेन में रखें, ये जेन में रखने के लिए है। अगर आप ये बात ऑस्मो रेगुलेशन में ये बात नहीं दें तो आगे ऑस्मो रेगुलेशन तो ये हैं दो बातें, लेकिन ये पहले आप एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाए तो आपका खून, ब्लड जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है, उसकी वो इर्तिकाज बढ़ जाता है, गाढ़ा हो जाएगा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपका खून डाइल्यूट हो जाता है ना। अब आप आते हैं उस बात की तरफ कि व्हेन एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी, बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है ना ये पानी बहुत ज्यादा मौजूद है जी, तो क्या होगा? यूरिन आपका कैसा होगा? तो किडनी फिल्टर मोर वाटर इन बोनिंग कैप्सूल, लेकिन उसके साथ क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन जो है, इन रीअब्जॉर्ब जो है ये वाटर होता है और इसमें लेस आ जाता है। रीअब्जॉर्प्शन कम हुई तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा चला जाएगा। तो यूरिन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक वो होता है सोल्यूशन जिसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा हो और इस तरह ये यूरिन डाइल्यूट होता है। बॉडी फ्लूइड, यह लफ्ज ये याद रखें, जब वो लिखता है ना बॉडी फ्लूइड, तो उसमें बॉडी टिश्यू प्लस ब्लड होता। तो ये दोनों इसमें बातें जो है ना वो उसकी तरफ इशारा होता है, बिकम नॉर्मल, ये नॉर्मल हो जाएंगे। और इस तरह अब हम ये
में देखते हैं व्हेन शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी में अब शॉर्टेज है, किडनी फिल्टर द लेस वाटर। अब ये पहली बात तो ये है कि किडनी पानी लेस वाटर जो है वो फिल्टर करेगी, क्योंकि उसमें बॉडी फ्लूइड के अंदर यानी ब्लड के अंदर जो पानी की मिकदार है पहले से कम है, तो वो फिर आगे जाकर रेनल टेब्यूल में क्या होगा, मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब, वो ज्यादा क्यों कहा जाएगा कि ये पानी तो पहले कम है जी, इसको रीअब्सॉर्ब ना जाने दें, यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, तो ये गाढ़े यूरिन होगा, और यूरिन इज हाइपरटोनिक यानी इसके अंदर पानी की मिकदार कम होगी। तो ये एट दैट टाइम ये भी याद रखें कि ये आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, जो मैं आपको बताने लगा हूं कि जब आपका ये यूरिन हाइपरटोनिक होता है यानी उसमें पानी की मिकदार, आपके जिस्म में पानी की मिकदार कम है, तो यहां से हार्मोनल कंट्रोल होता है। ये हार्मोनल थर्ड सेंटर को उसी वक्त आगाह किया जाता है ताकि पानी पीने के अहकाम जारी किए जाएं। तो ये जो आखिरी फिक्रा लिखा हुआ है, होल प्रोसेस यानी ये तमाम प्रोसेस जो रीअब्जॉर्प्शन का होता है ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। हार्मोन इनको कंट्रोल करते हैं कि आपने ये पानी जिस्म में ज्यादा है जी तो अब रीअब्जॉर्ब ना करें, अब पानी जो है वो जिस्म में कम है तो रीअब्जॉर्ब ज्यादा कर लेंगे। तो कौन है हुक्म देता है, जो ये हार्मोनल कंट्रोल है। आप इस बात को समझते हुए ये मुकम्मल बात कर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।